हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम वेद के बारे में पढ़ रहे थे कि वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और भी हमने बहुत कुछ चीजों को पढ़ा, आरण्यक के बारे में पढ़ा, उपनिषदों के बारे में अध्ययन किया। आज हम वेदांत के बारे में पढ़ेंगे कि वेदांत क्या है, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, इसमें पूरा आपको नॉलेज मिलेगा। और साथ ही साथ निकट भविष्य में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो लगातार मिल रहा है। आप परीक्षा में बैठिएगा तो जरूर क्वेश्चन वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो आज हम वेदांत के बारे में देखेंगे कि वेदांत क्या है। ठीक, तो आप ये जानिए कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद और आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब चीजों को समाहित किया जाता है। और वैदिक साहित्य से इतर यानी वैदिकोत्तर साहित्य, क्या साहित्य? वैदिकोत्तर, वैदिकोत्तर साहित्य में दो चीजों को हम देखते हैं। एक होता है वेदांग और दूसरा होता है उपवेद। इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य कहा जाता है, यानी वैदिक साहित्य से इतर, वेदांग और दूसरा क्या? उपवेद। तो आज हम वेदांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वेदांग है क्या? तो यह भी वेदों को सरल व सरलीकृत ढंग से समझने का एक माध्यम था और इसकी रचना इसलिए की गई थी। तो आप यहां पर लिखिए कि वेदों को सरल ढंग से, वेदों को सरल ढंग से, सरल तरीके से, सरल ढंग से समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। समझने हेतु हेतु इसकी रचना की गई थी, वेदांगों की रचना की गई। ठीक, आपके पास मन में प्रश्न ये आएगा कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हैं 6। ठीक, जिस तरह से वेद 4 थे, उसी तरह से वेदांग कितने हैं? वेदांगों की कुल संख्या है 6। तो यहां लिख लीजिए, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या 6 है। अगला पॉइंट, तो वेदांग की संख्या अगर 6 है तो कौन कौन से वेदांग, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए, उसके नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठवां ज्योतिष। देखिए, गिन लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये हो गए 6 वेदांग। ठीक है। अब देखिए, इसमें सभी वेदांग के बारे में हमको नहीं देखना है। कुछ कुछ वेदांग हैं जहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि शिक्षा, तो शिक्षा क्या था? जैसे वेदों को, जैसे वेद में जो स्वर होते हैं उसके बारे में उसका उच्चारण सही से हो, इसलिए शिक्षा शास्त्र नामक वेदांग की रचना की गई थी। ठीक है, किस लिए की गई थी? वेदों में जो स्वर होते हैं उसका उच्चारण ठीक ढंग से हो, आदमी समझ सके, इसलिए शिक्षा शास्त्र नामक वेदांग की रचना की गई थी। ठीक, अगला है कल्प। तो कल्प के बारे में एक आध दो पॉइंट जानना चाहिए हमें। कल्प, कल्प नामक वेदांग के बारे में, तो कल्प में किस चीज की चर्चा है? तो कल्प में जो चर्चा है वो है
आपके कर्म कांड के बारे में, कर्म कांड, उसके विधि नियम, उन सब चीजों के बारे में इसमें चर्चा है। तो यहां लिख लीजिए कर्म कांड, विधि नियम, विधि नियम, इन सब चीजों की चर्चा आपको कल्प में वर्णित है और इसे एक सूत्र के रूप में लिखा गया है। ठीक है, इन नियमों को एक सूत्र के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसे कल्प सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प सूत्र, कल्प सूत्र कहा जाता है। ठीक, इतना पॉइंट याद रहेगा आपको कि कल्प में जो कल्प नामक जो वेदांत है उसमें क्या चीज की चर्चा है? कर्म कांड, विधि नियम, इन सब चीजों की चर्चा है। नियम लिखे गए हैं और एक सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। क्या के रूप में लिखे गए हैं? सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। सूत्र के रूप में लिखे गए हैं, लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। ठीक, इतना आपको याद रखना जरूरी है। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक, इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए। ठीक, और देखते हैं कल्प सूत्र के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करते हैं। इसमें कौन कौन सा थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जानना जरूरी है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए कल्प सूत्र में, कल्प सूत्र, देखिए कल्प सूत्र के 3 भाग। कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। तीनों भागों का नाम हमको याद होना चाहिए। ठीक, पहला जो है उसको बोला जाता है स्रोत सूत्र, दूसरे को गृह सूत्र, और तीसरे को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है धर्म सूत्र। कल्प सूत्र मैंने क्या कहा? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसमें जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट वह मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में देखते हैं। यह जो था स्रोत सूत्र जो है, सूत्र जो है, इसमें यज्ञ की जो वेदी बनती है, यज्ञ के कर्मकांड है, वेदियों का निर्माण है, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो स्रोत सूत्र में जो है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है उसको बोला जाता है सुलभ सूत्र। क्या बोला जाता है? सुलभ सूत्र। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में बता दे रहा हूं। स्रोत सूत्र का ही एक भाग है सुलभ सूत्र। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें यज्ञ की जो वेदी बनती है ना, उसका जो नापने का जो तरीका है इसमें बताया गया। यज्ञ पूजा पाठ का जो वेदी बनता था उसको नापने का बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया तरीका। तो यज्ञ के वेदी को नापने का तरीका इसमें बताया गया। नापने का तरीका, ठीक, इस सुलभ सूत्र में यज्ञ के वेदी को नापने का तरीका बताया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऐसा कहा जाता है कि रेखा गणित की जो उत्पत्ति हुई है ना, इसी सुलभ सूत्र से ही हुई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है। ठीक है, रेखा गणित, रेखा गणित की उत्पत्ति का स्रोत है, का स्रोत है। कौन स्रोत है? सुलभ सूत्र, अर्थात स्रोत सूत्र, क्योंकि स्रोत सूत्र का ही भाग है सुलभ सूत्र। तो देखिए प्राचीन, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, वेद हैं, उपवेद हैं, और जितने भी आर्य ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सबका एक अपना एक लॉजिक है। आज जो हम साइंस देखते हैं उसकी बहुत सी बातें हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है। अब देखिए रेखा गणित जो मैथ का एक पार्ट है, वो आपको देखिए सुलभ सूत्र में उसके मतलब कि उसकी बातें वहां लिखी गई। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है। प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है और जो आज का साइंस है
उसका उससे उससे संबंध नजर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रेखा गणित को कि रेखा गणित की उत्पत्ति का स्रोत है कौन सा? शूल सूत्र। ठीक, अब आते हैं धर्म सूत्र के बारे में। तो धर्म सूत्र इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस चीज का वर्णन था? तो इसमें था राजनैतिक व्यवस्था उस काल की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? धर्म सूत्र के में। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा इसमें यह भी मिलती है, क्या मिलती है? इसमें वर्ण आश्रम की चर्चा है, वर्ण आश्रम की चर्चा मिलती है। साथ ही साथ पुरुषार्थ के बारे में भी इसमें बताया गया है, पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। कहने का धर्म सूत्र से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है? इसमें वर्णाश्रम की चर्चा है। वर्णाश्रम में देखिए वर्ण और आश्रम दोनों जुड़ा हुआ है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम भी 4 है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम 4 हुए। पुरुषार्थ के बारे में कहा गया, पुरुषार्थ 4 है। कौन कौन से पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पुरुषार्थ 4। ठीक, इन सब चीजों को आप याद करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो है व्याकरण के बारे में भी पढ़ लेते हैं, वहां से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। ठीक है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन वहां से आते रहता है, तो व्याकरण के बारे में भी देखते हैं। ठीक, व्याकरण की रचना की गई। भाषा को अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए व्याकरण की रचना की गई थी। ठीक, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ व्याकरण की रचना की गई है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो सर्वप्रथम व्याकरण जो है वो पाणिनि ने लिखा था। यहाँ पर आप याद कर लीजिए कि सर्वप्रथम व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। पाणिनि ने की। ठीक, सर्वप्रथम व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। और प्राचीन काल में कुछ विद्वानों ने व्याकरण ग्रंथ भी लिखा। उस पॉइंट को मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे कि पहला, पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ जो लिखा था, ठीक है, उस ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। यह सबसे पहला लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी, किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई थी? तो अष्टाध्यायी। घुमा के इधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी जो बुक है व्याकरण पर आधारित है वो किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी। दूसरा, पतंजलि का इसने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई। इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य की रचना की। ठीक, इन दोनों पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कई बार, मतलब कि नहीं होगा तो मतलब कि हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है पाणिनि का और इसका हर एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में जाकर के आप देख लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन वहां कई बार आए। इसे मैं बार बार यहाँ टिक भी मार दिया हूं आपको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं वेदांत में, इन सब चीजों को आप याद करिए। ठीक है, और अपना एक नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करने के लिए अच्छा रहता है। और आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। कमेंट में हमेशा देखते रहता हूं। कोई भी अगर मतलब कि आपको जानकारी चाहिए या कुछ मटेरियल चाहिए तो आप वहां बोल सकते हैं कि सर हमको ये सब मटेरियल प्रोवाइड कीजिए या इस तरह के लेक्चर प्रोवाइड कीजिए, आपको दे दिया जाएगा उस तरह के लेक्चर। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।